प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। चलिए समय व्यर्थ न करते हुए अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं। ये 11वीं क्लास का टॉपिक है हमारा। हम इसमें बल पढ़ रहे थे, बल तथा गति के नियम पढ़ रहे थे। उसमें कुछ एक दो क्लास हमारी पहले भी हो गई हैं, जो उससे आगे वाली क्लास है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है हमारा इम्पल्स। इम्पल्स किसे कहते हैं? इम्पल्स से मतलब आवेग किसे कहते हैं। देखिए, आवेग। आवेग क्या है? आवेग किसी वस्तु पर लग रहे बहुत बड़े परिमाण का बल है जो उस पर सूक्ष्म समय के लिए लगाया जाता है। आवेग किसी वस्तु पर लग रहे बहुत बड़े परिमाण का बल है जो उस पर सूक्ष्म समय के लिए लगाया जाता है। आवेग कहलाता है, इम्पल्स कहलाता है। ठीक, किससे प्रदर्शित करते हैं हम इसे? आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर एफ इंटू में डेल्टा टी। कितने समय के लिए लगाया जा रहा है? सूक्ष्म समय के लिए लगाया जा रहा है। अगर मैं इसका मात्रक लिखूं तो मात्रक कितना हो जाएगा? बल का क्या होता है? न्यूटन इंटू डेल्टा टी का क्या हो जाएगा? सेकेंड। तो न्यूटन सेकेंड। इसका मात्रक आ गया हमारा विमा। अगर मैं इसकी विमा लिखूं तो विमा कितनी हो जाएगी? बल की क्या होती है? mlt माइनस टू इंटू में इसकी क्या होगी? टी। तो क्या बन जाएगा? mlt माइनस वन। तो अगर हम इसकी विमा की बात करें, विमा क्या आ जाएगी हमारी? mlt माइनस वन। ठीक, आगे आवेग तथा संवेग में संबंध। आवेग तथा संवेग में क्या संबंध होता है? आवेग तथा संवेग में संबंध। क्या संबंध है? आवेग क्या होता है हमें पता है, आई बराबर एफ इंटू में डेल्टा टी। ये होता है हमारा आवेग। हमें पता है एफ बराबर किसके पढ़ा है हमने? एम ए के होता है। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं? ए बराबर किसके होता है? डीवी अपॉन dt के बराबर रख सकते हैं हम। ए बराबर संवेग परिवर्तन, तो एफ इक्वल टू किसके बराबर आ गया यहाँ से? एम इंटू में डीवी अपॉन dt के बराबर आ गया। क्लियर हो गई बात? तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख सकता हूँ समीकरण 1 में। तो आई बराबर किसके हो जाएगा यहाँ से? एफ इंटू में डेल्टा टी बराबर वैल्यू रख दीजिए एफ। एफ का मान क्या है हमारे पास में? ये है एम इंटू में डीवी अपॉन में dt और इंटू में क्या? dt। dt से dt कैंसिल, तो आई बराबर किसके आ गया? m इंटू डीवी। ठीक, और ये वाली वैल्यू किसकी होती है? p बराबर mv की। तो आई बराबर किसके आ जाएगा? डेल्टा t के बराबर आ जाएगा। तो किसी वस्तु का इंपल्स और आवेग में ये संबंध होता है, आई बराबर डेल्टा p। हम ऐसे कह सकते हैं किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन उसके आवेग के बराबर होता है। किसी वस्तु के जहां पे डेल्टा लग जाए, इसका मतलब क्या है? हम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन क्या कहलाता है? हमारा इंपल्स कहलाता है, आवेग कहलाता है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आगे है दैनिक जीवन में आवेग के उपयोग। देखिए, रियल लाइफ में जो इंपल्स है, इंपल्स के बहुत सारे उपयोग हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा फर्स्ट, अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें, क्रिकेट का खिलाड़ी जब कैच पकड़ता, आपने देखा होगा मैच में जब कैच पकड़ते हैं तो कैच पकड़ के पीछे की ओर अपने हाथ को खींचते हैं, पीछे की ओर अपने हाथ को खींचते हैं जिससे उनके हाथ पर चोट ना लगे। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, संवेग को परिवर्तित होने में, संवेग को परिवर्तित होने में जितना ज्यादा समय लगेगा, फोर्स का मान उतना ही कम होगा। जो लगने वाले बल का मान है वो इतना ही कम होगा। ठीक, अब जो मोमेंटम चेंज है, इंपल्स की वैल्यू, आई का मान उतना ही कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। कैसे? देखिए, जो क्रिकेट का बैट होता है, बैट, इंपल्स का मतलब क्या है? क्रिकेट का बैट गेंद के ऊपर कितनी तेजी से प्रहार करता है, मतलब बहुत बड़े परिमाण का बल उस गेंद के ऊपर लगाया जाता है
जिसके कारण गेंद अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है, कहाँ पहुंच जाती है, बाउंड्री पर पहुंच जाती है, कहीं पर भी पहुंच जाती है। ठीक, अब जब गेंद खिलाड़ी ने मारी, क्रिकेट के बैट्समैन ने मारी, तो उसमें क्या है, परिमाण बहुत ज्यादा है। अब उस परिमाण को कम करने के लिए जैसे ही गेंद क्रिकेट के खिलाड़ी ने पकड़ी, तो अगर उसे पकड़ते ही वो हाथ को रोक लेगा तो जितने भी बल का परिमाण था वो उसके हाथ पर जाकर लगेगा। अगर क्रिकेट का खिलाड़ी हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है तो यहां से लेके यहां तक जाने में उसे कुछ समय लगेगा। उसकी जैसी पकड़ी गेंद तो पीछे तक खींच लिया उसने उसे, तो यहां तक आने में कुछ समय लगेगा। तो जितना समय ज्यादा होगा हाथ पर लगने वाले बल का मान उतना ही कम होगा। ठीक, जो इंपल्स लगाया है उसका मान उतना ही कम हो जाएगा और उसके हाथ पर, क्रिकेट के जो फील्डर होते हैं उसके हाथ पर चोट नहीं लगेगी। नेक्स्ट, दूसरा एग्जांपल है, जो गाड़ी होती है, मोटरसाइकिल हो गई, कार हो गई, इसमें आपने सोकर देखे होंगे। सोकर नाम सुना है। सोकर इसीलिए लगाया जाता है, जैसे गंदगी आती है तो उबड़ खाबड़ रास्ते पे हम जा रहे हैं, तो जैसे ही ऊपर से प्रेशर आया, गंदगी आई, तो ऊपर वाला बल कहाँ है, नीचे की ओर आएगा सीधा। अब गंदगी आने पर बल नीचे की ओर आएगा तो आपको चोट लगेगी। उससे बचने के लिए क्या किया जाता है, सोकरों का यूज किया जाता है ताकि आपको ऊपर से नीचे तक आने में कुछ समय लगे, जिसके कारण इंपल्स का मान कम हो जाता है। ठीक, और देखिए और भी एग्जांपल है इसके एक दो। ऊंचाई से कूदते समय आप देखेंगे, जब आप ऊंचाई से कूदते हैं, फर्श पर कूदें अगर, जैसे आप फर्श पर कूदते हैं तो फर्श पर कूदने से आपके पैर क्या होते हैं, पैर टूट जाते हैं। भाई नीचे से पैर, जैसे आप फर्श पर कूदते हैं ऊंचाई से तो पैर फर्श पे ठुक जाते हैं। लेकिन जब आप उसकी तुलना में गीली मिट्टी में कूदते हैं, पानी में कूदते हैं, तो आपको नीचे तक जाने में कुछ समय मिल जाता है, जिसके कारण इंपल्स की वैल्यू कम हो जाती है, जो बल का परिमाण है उसका मान घट जाता है। इसीलिए तो स्पंज के गद्दे पर कूदते हैं। आपने देखा होगा जो चिड़ियाघर वगैरह होते हैं, सर्कस होते हैं, वहां पे नीचे स्पंज के गद्दे या रबर लगा दी जाती हैं ताकि खिलाड़ी कोई अगर जो वहां पे काम करते हैं वो अगर ऊपर से नीचे की ओर गिरता भी है तो उसे चोट ना लगे। ठीक, इसलिए वहां पर स्पंज के गद्दों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, जो कांच के बर्तन होते हैं, चूड़ियां वगैरह आपने देखी होंगी। चूड़ियां वगैरह अक्सर लेने के जाते हैं तो आपने देखा होगा कांच के बर्तन, चूड़ियां, इन्हें कागज या वो आती है मूंजी की पुराल कहते हैं उसे, उसके अंदर कुछ ऐसी बॉडी के अंदर, या एक वो भी आती है फोम कहते हैं, फोम होती है, और एक वाइट होती है, क्या कहते हैं उससे, तो इसके अंदर दबा कर रखा जाता है। क्यों? ताकि जब गंदगी लगे तो डायरेक्टली फोर्स उन बर्तनों के, जो परिमाण है इंपल्स का, वो डायरेक्टली उन बर्तनों के ऊपर ना आ पाए, उन चूड़ियों के ऊपर ना आ पाए, जिससे वो आसानी से सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाई जा सके। क्लियर हुई बात? ये हमारे इंपल्स के कुछ एग्जांपल्स थे। नेक्स्ट, अगला टॉपिक आता है इसी में, न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, दो नियम हम पहले पढ़ चुके हैं। तृतीय नियम क्या कहता है? तृतीय नियम कहता है न्यूटन का, प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। तृतीय नियम कहता है जितना बल हम किसी वस्तु के ऊपर एक्सर्ट करते हैं, जितना बल हम किसी वस्तु के ऊपर लगाते हैं, इतना ही बल वह वस्तु भी हमारे ऊपर विपरीत दिशा में लगाती है। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, बराबर परंतु विपरीत दिशा में, बराबर परंतु विपरीत दिशा में। ठीक, मतलब अगर आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं, F12 फोर्स लगाते हैं, तो इतना ही बल वो बॉडी भी हमारे ऊपर लगाती है, बराबर परंतु विपरीत दिशा में। ठीक, इसके एग्जांपल्स आपने देखे होंगे। कहां कहां पे देखे हैं? जब बंदूक से गोली छूटती है,
ये तो सीधी सी बात है, देखी होगी खूब, नहीं देखी तो बॉर्डर फिल्म देख लो जाके आज, उसमें पता चल जाएगा। बॉर्डर मूवी देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा आपको। तो जैसे ही बंदूक से गोली छूटती है, जितना प्रेशर वो आगे की ओर लगाती है, सेम इतना ही प्रेशर वो पीछे की ओर भी लगाती है। ठीक, किसके कारण? न्यूटन के गति विषयक नियम के कारण। ये जेट प्लेन होते हैं, जेट प्लेन का नाम सुना है? जेट, जो जेट से मतलब होता है जो रॉकेट्स होते हैं, जो आकाश में सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं, वो जेट प्लेन्स होते हैं हमारे। तो क्या होता है, जेट प्लेन से पीछे की ओर गैस निकलती रहती है, गैस टाइप में निकलती रहती है। क्यों? क्योंकि वो जितना प्रेशर पीछे की ओर लगा, जितनी तेज पीछे से निकलेगी, इतना ही तेज वो आगे की ओर भागेगा। जितनी स्पीड उसकी पीछे की ओर गैस की निकलने की होगी, उतनी ही स्पीड से वो आगे की ओर भागे। आपने देखा होगा दिवाली पे रॉकेट वगैरह छोड़ते हैं, जब रॉकेट छोड़ते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। जितना धुआं पीछे की ओर भगेगा, जैसे ही धुआं निकलता है वो आगे की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है। सेम ऐसे ही रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, वो भी न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर ही कार्य करता है। और आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा कहां पर? कुएं से पानी खींचते समय अगर रस्सी टूट जाए तो हम पीछे की ओर जाके गिरते हैं। अगर रस्सी टूट जाए तो हम पीछे की ओर जाकर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स हम रस्सी पर लगा रहे थे, इतना ही फोर्स रस्सी ने भी हमारे ऊपर लगाया हुआ था। क्लियर हुई बात? ये हमारे न्यूटन की गति के कुछ एग्जांपल्स थे। आगे है नेक्स्ट, और नाव के किनारे पर कूदना। नाव होती है नाव, जैसे आप नाव के किनारे पर कूदते हैं तो एकदम नीचे की ओर जाते हैं, जो नाव है वो नीचे की ओर दबती है। ठीक, आपने बल लगाया, नाव नीचे की ओर गई, फिर वो पानी अपनी स्टेबल फॉर्म में पहले की तरह आने का प्रयास करता है। जैसे वो वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति में आता है तो चारों तरफ से बल लगता है, नाव एक साथ ऊपर की ओर उठती है। पहले नीचे की ओर दबी, फिर ऊपर की ओर उठती है। क्यों? क्योंकि जितनी आपने क्रिया करी, उसकी वापस अपोजिट डायरेक्शन में इतनी प्रतिक्रिया होती है। और देखिए, आप ऊपर से कूदते समय आपके पैर जो है वो अंदर की ओर हो जाते हैं, ऐसे कहते हैं हम पैर ठुक जाते हैं। जैसे हम कूदते हैं तो हमारे पैर ठुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन भी यही है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम। मान लीजिए आपका वेट 40 किलोग्राम है। ठीक, अब जैसे ही आपने नीचे की ओर कूदे तो आपका 40 और जी भी लग रहा है आप पे। मान लीजिए जी की वैल्यू कितनी 10 है, 40 किलोग्राम आपका वेट और जी का मान कितना हो गया 10, तो कितना हो गया 40 घनी 400, तो F बराबर कितना हो गया 400 न्यूटन। जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर कूदते हैं तो 400 न्यूटन का बल आप पृथ्वी के ऊपर लगाते हैं, आप फर्श के ऊपर एक्सर्ट करते हैं, फर्श के ऊपर लगाते हैं। जैसे ही आप ऊपर से नीचे की ओर कूदे, आपका वेट 40 किलोग्राम है, मैंने जी की वैल्यू 10 ले ली, तो 400 न्यूटन का बल आपने फर्श के ऊपर लगाया। लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार अब 400 न्यूटन का ही बल वो पृथ्वी भी आपके ऊपर वापस अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी। ठीक, अब अगर इंपल्स का मान कम नहीं हुआ, अगर आपको टाइम समय नहीं मिला, डेल्टा टी का मान ज्यादा नहीं हुआ, तो आप अब 400 न्यूटन का बल जैसे ही आप कूदे ऊपर से नीचे की ओर, तो पृथ्वी ने एक साथ आपके पैरों पर लगाया, जिसके कारण आपके पैर ठुक जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि पैर ठुक गए। हमारी तो कैपेसिटी नहीं है 400 न्यूटन का बल एक साथ झेलने की, लेकिन अर्थ की तो थी, अर्थ ने झेल लिया, हमसे झेला नहीं, इसलिए हमारे पैर क्या होते हैं, ठुक जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, आगे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि किसी वस्तु पर लग रहे बाह्य बल का मान शून्य हो, यदि किसी वस्तु पर लग रहे बाह्य बल का मान शून्य हो, तो उस वस्तु का समस्त रेखीय संवेग नियत रहता है। तो उस वस्तु का समस्त रेखीय संवेग नियत रहता है।
यदि किसी वस्तु पर लग रहे बाह्य बल का मान शून्य हो तो उस पर लग रहे रेखीय संवेग का मान नियत रहता है। मतलब हमने कहा F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, परंतु हम कह रहे हैं कि बाह्य बल का मान क्या हो, शून्य हो। F इज इक्वल टू 0 तो क्या आ गया, dp अपॉन dt इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, या p इज इक्वल टू dp इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर, या p इज इक्वल टू किसके बराबर, कांस्टेंट के बराबर। ठीक, तो ये हमारा रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल कार्य ना कर रहा हो तो उसका समस्त रेखीय संवेग क्या होता है, नियत रहता है। P इज इक्वल टू कांस्टेंट। नेक्स्ट, आगे है दो कणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। दो कणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, देखिए क्या कहता है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। दो कणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। दो कणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। मान लीजिए हमारे पास में दो कण है या दो बॉडी है, एक बॉडी है एक बॉडी है, ठीक। इस पर जो बल लग रहा है वो कितना है, F12 है। इस पर कितना लग रहा है, F21 है। इस पर लग रहा बल F1, इस पर लग रहा बल F2। इसका संवेग कितना P1, इसका संवेग कितना P2। इसका संवेग कितना P1, इसका संवेग कितना P2 है, ठीक। तब हम जानते हैं F इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, अगर मैं यहां से निकालूं संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, P1 ले ले, F12 आ गया। सिमिलरली इसके लिए लगाएं F21 इज इक्वल टू dp2 अपॉन dt। क्या आ गया हमारे पास, परंतु न्यूटन के नियम से, परंतु न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड नियम क्या कहता है भाई, F12 इज इक्वल टू माइनस होगा F21 के बराबर। प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होगी बराबर परंतु विपरीत दिशा में। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इसे इधर ले लूं, F12 प्लस F21 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। यहां से उठा के ये वाली वैल्यू इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा, dp1 अपॉन dt प्लस dp2 अपॉन में dt इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। d अपॉन dt कॉमन ले लें इसमें से तो कितना आ जाएगा, p1 प्लस p2 के बराबर इज इक्वल टू 0, या p1 प्लस p2 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0 के बराबर। दो कणों के निकाय के लिए तो निकाल रहे थे हम, ये आ गया हमारे पास 0 या इज इक्वल टू, इसे क्या कहते हैं हम, नियता। अतः दो कणों के निकाय का रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है, नियत। यदि हम दो कणों के निकाय के लिए निकालें तो उनका भी रेखीय संवेग कैसा होगा, हमारा नियत। जैसे हमने अभी निकाला था पहले वाले में, किसी कण का रेखीय संवेग संरक्षण का नियम वो भी नियत होता है। यदि दो कणों का निकालेंगे तो वो भी कैसा होगा, नियत ही रहेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।